हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये मैथ्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 30% जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों, आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गणित के यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप क्लास को पूरा देख लेते हैं ना तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास में ही सारा प्रश्न है याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो रेखिक बहुपद होते हैं ना दोस्तों, इनके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। यानी कि जितना घात का बहुपद होगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, k का मान क्या होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये जो k है ना दोस्तों, इस k का वैल्यू क्या क्या ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं शून्यकों का जो योग होता है ना दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, -b/a होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b और a को भी छोड़िए। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, इस बहुपद में a और b का कोफिशिएंट क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे a है ना दोस्तों x² का कोफिशिएंट होते हैं जो कि यहाँ पे 1 है। और दोस्तों यहाँ पे b जो है ना दोस्तों x का कोफिशिएंट होते हैं जो कि यहाँ पे x के साथ माइनस के गुना में, तो यहाँ पे x की जगह माइनस के लिख सकते हैं। और दोस्तों c जो होते हैं ना कांस्टेंट होते हैं जो किसी भी बहुपद के लास्ट में होता है, जो कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a b c तीनों को पता कर चुके हैं। ऐसे में तो c की आवश्यकता नहीं था, फिर भी यहाँ पे c को पता कर लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, शून्यकों का योग जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा b -b/a, माइनस पहले से तो माइनस को ऐसे जराने दीजिए। और b की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -k लिख देंगे, फिर बटा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे a की जगह देखिएगा जो कि यहाँ पे 1 है, जो x² का कोफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 बराबर हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, +k हो जाएगा, +k/1। इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो k को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, k का वैल्यू आ गया दोस्तों 6, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये करा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3/5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के माध्यम से जो P और H होता है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए P/H होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होते हैं,
पी बटा एच। तो सबसे पहले हम लोग पी बटा एच को ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत है, बी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम लोग बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बी जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे एच जो है ना दोस्तों 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस करेंगे, और पी जो है ना दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसको, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, जब 25 में यहाँ पे 9 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 16 होगा। ठीक है, और दोस्तों ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो यहाँ पे बी पता कर चुके हैं, पी और एच यहाँ पे साइन थीटा के माध्यम से ज्ञात की हैं। ठीक है, यानी कि एक कंपेयर होता है पी बटा एच के, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, पी बटा एच। तो यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे इजीली कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कोस थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, बी बटा एच होते हैं। ठीक है, बी बटा एच होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू अभी अभी ज्ञात किए, जो कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे एच का वैल्यू तो पहले से ही है दोस्तों, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 4/5 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका महसा 19 है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका लसा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ए गुना बी कहते हैं, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी कि मस गुना लस के गुणनफल के बराबर होते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मान लिए पहला संख्या, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना दोस्तों कितना है दोस्तों, 2166 है। तो ए गुना बी की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2166 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 19 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, ये 19 गुना में है ना, तो 21 साइड मतलब 2166 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा दोस्तों, बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2166/19। इसको आप जब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको जब काटिएगा तो काटने के पश्चात यहाँ पे 21 से 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 114 आएगा। कितना आएगा, 114, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री को उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो थीटा के जगह कितना लिखना है, 60 डिग्री लिखना है, फिर प्लस कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे कोस थीटा की जगह कितना लिखना है, कोस थीटा की जगह भी आपको कितना लिखना है दोस्तों, 60 डिग्री ही लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3/2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो कोस 60 डिग्री होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में हर का मान क्या है दोस्तों, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो यहाँ पे नीचे में भी 2 है, इसके नीचे में भी 2 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते चलिए, और यहाँ पे ऊपर में ऐसे जिसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों राइट आंसर आ चुका है √3 + 1/2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाते हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा क्लास को जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, √1 + tan², ये किसके इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, √1 + tan² है। ठीक है, √1 + tan², ये किसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये √1 जो है ना दोस्तों, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये वर्गमूल से बाहर निकल के आया दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 + tan² यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला एक होते देखिएगा, यहाँ पे लिखते साइड में कि sec² a - tan² a, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों, sec² a - tan² बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि sec² a को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, और tan² a को -tan² a को 1 की तरफ भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 + tan² a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, sec² बराबर क्या होता है, 1 + tan² a होता है, जो कि यहाँ पे
किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, सेक ए कैसे होगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे रूट जो है ना दोस्तों ये दोनों में होगा, रूट किस में होगा दोस्तों, दोनों में होगा। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर जो है ना दोस्तों राइट साइड में जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है, रूट जो है ना दोस्तों दोनों में होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेक ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारांतर डी है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो फ्रेंड इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, 2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। n पदों का योगफल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जहाँ ए क्या होते हैं दोस्तों, प्रथम पद होते हैं, और यहाँ पे डी क्या होते हैं दोस्तों, सारांतर होते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, निर्देशांक यानी कि नियामक पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। मूल बिंदु का नियामक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना ई के लिए पी की प्रायिकता प्लस पी नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि पी + p' इक्वल क्या होगा। कहने का अर्थ है कि प्रायिकता होने मतलब पी की प्रायिकता मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है ना दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक कार्तीय तल को ड्रॉ कर ले, तो उसके बाद यहाँ पे हम समझाते हैं। तो फ्रेंड ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, जो कि +, होते। ठीक है, और दोस्तों ये आपका दूसरा चतुर्थांश होते जो कि -, होते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश होते। ठीक है, और दोस्तों ये तीसरा चतुर्थांश होते जो कि -, होते, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों जो चतुर्थांश होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, +, होते। ठीक है, क्या होते हैं, +, जो कि चौथा चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, पहला चतुर्थांश +, दूसरा चतुर्थांश होते हैं -, फिर तीसरा -, होते हैं, और दोस्तों चौथा जो होते हैं +, होते हैं। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, 4 से पहले मतलब 4+ यहाँ पे देखिएगा 4 के आगे कुछ भी नहीं, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसमें 4 छिपा हुआ है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। और दोस्तों 3 से पहले कुछ नहीं है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसमें प्लस छिपा हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों प्लस किस में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताने की बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा, बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो फ्रेंड जब भी अल्फा + बीटा या फिर अल्फा × बीटा पूछा जाए, तो इससे पहले आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का घातांक 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, यानी कि जिस भी चर राशि के घात 2 होता है तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा × बीटा का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के लिए क्या होते हैं दोस्तों, c/a होते। क्या होते हैं, c/a। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक c और एक a। तो फ्रेंड हम आपको अभी भी बताए, जो a होते हैं ना दोस्तों x² का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 है। और दोस्तों जो b होते हैं ना x का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 7 है, और c यहाँ पे कॉन्स्टेंट होते हैं, जो किसी भी बहुपद के लास्ट में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम ABC पता कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे a की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 10 ही होता है। ठीक है, कितना होता है, 10। तो अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योग अगर पूछा जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -b/a होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस पहले से है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम लोग
माइनस को ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे बी की जगह 7 लिख देंगे बटा ए, जो कि यहाँ पे 1 है दोस्तों, और यहाँ पे -7 बटा 1 का मतलब कितना होता है, -7 होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होते हैं -b/c। क्या होते हैं दोस्तों, -b/c। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू को रखिए, उसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त को ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर लिए। तो देखिएगा दोस्तों, वृत्त पर जो ना दोस्तों, वृत्त पर हम लोग अनलिमिटेड अनंत मतलब स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब जिधर से मन करेगा उधर से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, अनंत। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है ना दोस्तों, केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि a + b = 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि cos 1 बराबर होगा, यानी कि cos a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ, a + b का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे a + b की जगह कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि cos a का मान क्या होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, a को यही से रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें a का मान यानी कि cos a का मान ज्ञात करना है, तो a को यहीं पे रहने दीजिए। उसके बाद b को क्या कीजिएगा, 90 की तरफ भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस में b था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि cos a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ cos लेंगे, यानी कि दोनों और cos लेने पर तो यहाँ पे cos a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 90 डिग्री -b हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos a है ना, तो cos a को ऐसे चलाने दीजिए, इसको कुछ भी टॉर्चर मत कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री -θ किसके बराबर होती है। फटाफट से बता सकते हैं आप, sin θ के बराबर हो सकते हैं। किसके बराबर होते हैं दोस्तों, sin θ के बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री θ की जगह कितना है दोस्तों, b है, तो यहाँ पे sin b लिख सकते हैं। ठीक है, sin b। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये cos a जो है ना दोस्तों, किसके बराबर हो जाएगा, sin b के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 121/77 का सरलतम रूप लिखे। ठीक है, सरलतम रूप आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरलतम रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, यानी कि इसको सिंपल में लिखना है, सिंपल है, छोट करके लिखना है, छोटा करके। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 121/77 है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ये किसका पढ़ा में कटेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 121 है ना, तो 121 जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 × 11 लिख सकते हैं। और 77 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 × 7 लिख सकते हैं। इसको तोड़ के लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर नीचे 11 11 कैंसिलेशन हो गया, तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ केवल 11 बचा और नीचे में यहाँ पे 7 बचा। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 11/7, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा जितने घात होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2 घात है ना, तो 2 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि जितना घात वाला बहुपद होता है उसका उतना शून्यक होता है। ठीक है, शून्यकों की संख्या होती है। और दोस्तों त्रिघात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यानी कि जिस भी चर राशि की घात 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहेंगे। और एक ही बहुपद क्या होता है दोस्तों, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, और एक ही बहुपद कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको देखिएगा दोस्तों, x² + bx + c होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए ax3। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, त्रिघात बहुपद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ax3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, bx² + cx + d होता है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। आपको आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो अभाज्य संख्या इनमें कौन होगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं हम। अभाज्य संख्या वो होता है कि जिसका फैक्टर केवल 2 ही गो होता है, जिसका फैक्टर केवल 2 गो होता है दोस्तों। कहने का अर्थ है कि जो स्वयं से कटे और जो किससे कटे दोस्तों, 1 से कटे, तो वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 15 का यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो ये 15 किससे कटेगा दोस्तों, तो 15 सबसे पहले तो 1 से कटेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 15 3 से कटेगा और दोस्तों 15 5 से कटेगा और 15 15 से कटेगा। तो देख सकते हैं इसका अभाज्य गुणन कितना आ गया दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, 2 से ज़्यादा कटता है, ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा अंकों से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 23 का फैक्टर करते हैं तो 23 ये किससे करता है दोस्तों, 1 से करता है और ये स्वयं से करता है, इनके अतिरिक्त ये अन्य से किसी से भी नहीं करता है, ठीक है। अगर 12 का भी फैक्टर कीजिएगा तो इसका 2 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 12 जो है ना दोस्तों ये स्वयं से करता है, ठीक है, 12 से भी करता है और अन्य से भी करता है। 75 का भी फैक्टर कीजिएगा तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 23। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 2 को गुना कर देना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको यहाँ पे टेबल में पता होना चाहिए दोस्तों। जो टेबल है त्रिकोणमिति का, सभी को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो cos 60 डिग्री होता है ना दोस्तों, इसका वैल्यू कितना होता है फटाफट से बता सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो यहाँ पे इसको जब काटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 6, -5 का x का नियामक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। x का नियामक में क्या होता है दोस्तों, x, 0 को देखा जाता है, ठीक है। x का नियामक क्या होती है, x, 0 होती है, यानी कि x की जगह जो होगा ना दोस्तों वही उसका क्या होगा, नियामक होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 6, 5 में यहाँ पे x की जगह कितना है दोस्तों, 6 है, तो इसलिए यहाँ पे x का नियामक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे y का नियामक पूछा जाए तो -5 हो जाता है, क्योंकि y का जो नियामक होता है ना दोस्तों क्या होता है, 0, y होता है। तो यहाँ पे जो y की जगह होता है ना उसी को देखा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि बिंदु ए 4, 5 तथा बी 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा दोस्तों नियामक को ज्ञात करने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है। x के लिए क्या होता है दोस्तों, x1 + x2/2 होते हैं, और दोस्तों y के लिए क्या होते हैं दोस्तों, y1 + y2/2 होते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला के माध्यम से इसे हम लोग सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को तब यूज करेंगे जब मध्य बिंदु का नियामक पूछा जाएगा, ठीक है, मिडिल पॉइंट का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको पता होना चाहिए, बहुत किसी को यहाँ पे x1 x2 पता नहीं होता है, तो ये देखिएगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये ए का जो यहाँ पे देखिएगा 4, 5 है ना, तो ये 4 जो है ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और बी का जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये 6 x2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो ए का जो प्रथम पॉइंट दूसरा पॉइंट है 5, जो कि यहाँ पे इसका ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा y की जगह कितना है दोस्तों, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को रखते हैं। x1 की जगह कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 + x2 की जगह 6 रख सकते हैं, /2 कर देंगे। इसी प्रकार y का मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 की जगह 5 रखेंगे, प्लस y2 की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 5 रखेंगे, /2 कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, 10/2, 5 + 10/2 हो जाएगा। तो इसको जब काटेगा तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे भी 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आया है देख सकते हैं, 5, जो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल के आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है, निकाल दिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभुज ABC, मतलब ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 40 डिग्री दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे कोण A जो है ना 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे मान लेते हैं ए का वैल्यू जो कि यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ए का मान कितना है दोस्तों 70 डिग्री। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बी का मान 40 डिग्री है। तो ये आपसे सी पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाला मान क्या होगा। चलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, त्रिभुज जो होते हैं ना 3 कोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया जिसमें 3 को कोण होता है। तो फ्रेंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के 3 कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोण मिलकर के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों का योग कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी तो पता है हमें, ए का मान देख सकते हैं जो कि 40 डिग्री है, तो ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस कोण बी की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 70 डिग्री लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे बी का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ए का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों 70 डिग्री, इसको उल्टा पुल्टा कर दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्लस कौन सी को ऐसे जड़ाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री है तो इसको छोड़ दीजिए, तो दोनों कैट कीजिए, 70 और 40 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कौन सी को ऐसे छोड़ देते हैं और 180 की तरफ मतलब 110 को भेज देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 110। तो फ्रेंड यहाँ पे घटाइए तो कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपली कितना आएगा दोस्तों 70 डिग्री आएगा। तो देख सकते हैं कौन सी का भी वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप जोड़ के भी देख सकते हैं 40 और 70 110 और यहाँ पे 70 180 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि यदि कोस 4x माइनस 10 डिग्री है, मतलब 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोस 4x माइनस 10 डिग्री ये किसके बराबर है दोस्तों 0 के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस कितने डिग्री के मान पे 0 होता है। तो आप कहेंगे सर कोस 90 डिग्री के मान पे 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोस 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों कोस 90 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा हम काहे किए होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जो है ना दोस्तों कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल कितना बचा 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक काम करते हैं, ये माइनस 10 डिग्री को 90 की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x बराबर 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड एक और काम करते हैं कि 4x को अभी ऐसे चलाने देते हैं 90 और यहाँ पे 10 100 हो जाएगा 100 डिग्री, और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100/4 गुना में था, बटे के फॉर्म में चल जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 25 डिग्री x का वैल्यू आ गया है 25 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 50x बराबर 10 है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 10 माइनस एक्स बराबर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शानदार तरीके से हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि 50x ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10/50, इसको जब आप काटेगा तो यहाँ पे 10 का 10 हो जाएगा, 10 पंचे 50 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 10 माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 10 माइनस एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 10 को ऐसे छोड़ दीजिए, एक्स की जगह कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते, 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लीजिए, जो यहाँ पे स्टेप होता है करने का। यहाँ पे 50 हो जाएगा दोस्तों -1, तो 50 में 1 गया कितना होगा 49 हो जाएगा, 49/5 देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है 49/5 ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये किसके फॉर्म में है दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, देखिएगा चेक कर लीजिए दोस्तों। बराबर क्या होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं दोस्तों कोस मतलब कोस स्क्वायर ए की इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है जहाँ पे साइन ए जो है ना दोस्तों कोस बी के बराबर है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप शानदार तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग मतलब साइन ए और कोस बी ये तब बराबर होगा जब हम लोग ए का मान कितना लेंगे दोस्तों 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बी का भी मान हम लोग कितना लेंगे दोस्तों 45 डिग्री लेंगे, ठीक है।
45 डिग्री दोनों मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि ए की जगह 45 डिग्री लिए और बी की जगह 45 डिग्री ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे साइन ए की जगह, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, साइन 45 डिग्री का मान लेफ्ट साइड में और कोस 45 डिग्री का मान राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ पे भी कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2। तो ये देखिएगा क्राइटेरिया जो है, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 45 डिग्री, ये दोनों क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी का वैल्यू को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो ए की जगह हम लोग कितना लेंगे दोस्तों, 45 डिग्री लेंगे, और बी की जगह भी कितना लेंगे दोस्तों, 45 डिग्री लेंगे। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो फ्रेंड अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो करनी के अंदर रहे, जो करनी से बाहर ना निकले। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया √17, जो कि ये अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो हम आपको पहले बताए दोस्तों, जितना घात होगा उसका उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पे 3 घात वाला बहुपद है ना, तो इसका शून्य कितना होगा दोस्तों, 3 ही होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रखना है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। फिर गुना करेंगे और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो सिंपली इसको आप सोल्व कीजिए। √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 प्राप्त होगा, बटे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा दोस्तों, और यहाँ पे √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। ठीक है, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में क्या है दोस्तों, सेम है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल होकर शून्य आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे रेडियन में जो ना दोस्तों आपका मान पूछ रहा है। ठीक है, कोस π/3। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाई का जो वैल्यू होता है त्रिकोणमिति में कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि रेडियन में /3। इसको जब काटेगा तो 300 को मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का पढ़ा में 3 को 3 को 18 हो जाएगा, 0 तो 0, यानी कि कोस 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये कराए कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, यानी कि वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों क्या होता है, 2π होता है, जो कि 44 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आर का मान ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे। एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू को रख देते हैं दोस्तों 22/7। ठीक है, तो 22/7 हो जाएगा गुना आर, बराबर हो जाएगा दोस्तों 44। तो यहीं से आप काट सकते हैं, 42 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में कितना बचेगा दोस्तों, r/7 बचा, और इस साइड में 1 बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आप ए में दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह उसका वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हो, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम फाइनली जो है ना क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स का काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा चुकी है। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है, तो सबसे पहले आप जो है ना दोस्तों, सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप हम जो है ना दोस्तों PDF वगैरह देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट्स देंगे, फ्री में प्रोवाइड कराएंगे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। और दोस्तों बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे ना, तो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा। और इनके साथ साथ आप ये भी बताइए दोस्तों, SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी लगता है कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलती है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा शाम 7 बजे सभी क्लास, मतलब शाम 7 बजे सभी विद्यार्थी क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास कराएंगे।